नमस्कार। प्रथम वर्ष BA, प्रश्नपत्र क्रमांक 1, हिंदी गद्य साहित्य, सत्र द्वितीय। और इस द्वितीय सत्र के अध्ययन के लिए जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई में से पहला जो व्यंग्य लेख है वह हमने उसका विवेचन विश्लेषण किया है, जिसका नाम है भगत की गत, और जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। अब दूसरा व्यंग्य लेख जो है वह है फुटपाथ के कलाकार, और उसके लेखक है शरद जोशी जी। शरद जोशी जी एक प्रबुद्ध साहित्यकार है, स्वतंत्र और बेबाक पत्रकार के रूप में हम उनको जानते हैं, और हिंदी साहित्य में वे व्यंग्यकार के रूप में परिचित हैं। तो ऐसे व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन इस शहर में हो चुका है। शरद जोशी जी पत्रकारिता से जुड़े, और पत्रकारिता के साथ जुड़ने के साथ साथ वे आकाशवाणी पर भी काम करते थे। सरकारी नौकरी के बाद उन्होंने अपने जीवन जीने का आधार स्वतंत्र लेखन बना लिया, यानी लेखन को ही अपने जीवन का आधार बनाया हुआ दिखाई देता है। समसामयिक घटनाओं में व्याप्त विसंगतियों को सार्थकता के साथ प्रस्तुत करने का काम शरद जोशी जी ने अपने साहित्य के माध्यम से किया हुआ दिखाई देता है। हिंदी व्यंग्य तथा हिंदी व्यंग्य विधा को एक नई दिशा, एक नया अर्थ प्रदान करने का काम शरद जोशी जी ने किया है। और ऐसे शरद जोशी जी सन 60 के बाद के या साठोत्तरी हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। शरद जोशी जी ने जो साहित्य लिखा है, व्यंग्य साहित्य, उन व्यंग्य साहित्यों के किताबों के नाम इस प्रकार है: जीप पर सवार इल्लिया, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, पिछले दिनों और परिक्रमा। इस प्रकार 5 व्यंग्य साहित्य से या 5 व्यंग्य साहित्य लिखी हुई ये किताबें हैं, जिनमें उनके विभिन्न व्यंग्य रचनाएं संग्रहित रही है। उन्होंने संपादन का कार्य किया है। जो भोपाल से निकलने वाला दैनिक मध्य देश है, उस पत्रिका का संपादन किया है। दूसरी भोपाल से निकलने वाली पत्रिका है नवलेखन, इस पत्रिका का भी संपादन उन्होंने किया है। और जो बंबई से निकलने वाली पत्रिका है, जिसका नाम है हिंदी एक्सप्रेस, उसका भी संपादन का कार्य शरद जोशी जी ने किया हुआ दिखाई देता है। शरद जोशी जी ने फिल्म लेखन का या फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटर का काम भी किया हुआ दिखाई देता है। क्षितिज, छोटी सी बात, दिल है कि मानता नहीं, इन तीन फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटर के रूप में उन्होंने काम किया हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ दूरदर्शन के लिए धारावाहिक लिखने का काम भी इन्होंने किया है। और इन धारावाहिकों में देवी जी, ये जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, वहाँ जनाब और ये दुनिया गजब की, इन धारावाहिकों के लिए लेखन का काम उन्होंने किया हुआ दिखाई देता है। भारत सरकार की ओर से इस महान साहित्यकार की साहित्य साधना को देखकर सन 1989 में उन्हें पद्मश्री
इस उपाधि से नवाजा गया और ऐसे महान साहित्यकार की मृत्यु 5 सितंबर 1991 में हो चुकी है। आज जो व्यंग्य लेख या गद्य पाठ हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, उसका विवेचन विश्लेषण करने वाले, उसका नाम है फुटपाथ के कलाकार। ये रचना या इस रचना में शरद जोशी जी ने जेब कतरे की जेब काटने की कला की सराहना की है, उसको दाद दी है। एक बार जब खुद ही लेखक की जेब इस जेब कतरे ने काटी और जेब कटने का पता ही लेखक को नहीं चला, तो लेखक उसके उंगलियों की सराहना करते हैं। जेब कटने के उन पीड़ायुक्त क्षणों में भी लेखक के मन में उस जेब कतरे का अनदेखा, अस्पर्शित जो कलाकार है, वह कलाकार लेखक की स्मृति में गहरी छाप छोड़कर चला जाता है और लेखक उसे कभी भूलते नहीं। एक बार लेखक बस स्टॉप पर खड़े हैं, भीड़ भरा माहौल है और ऐसे भीड़ भरे माहौल में लेखक की जेब काटी जाती है और उसका पता लेखक को घर आने के बाद हो जाता है। लेखक को उसका पता कब होता है? घर आने के बाद हो चलता है। जेब में कम रुपए थे, जेब में लेखक के कम रुपए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जेब काटने का गम लेखक के मन को सताता रहता है। और दूसरी ओर जेब कतरे की जेब काटने की कला लेखक के मन में दुख होने के बावजूद भी, इस दुख के क्षणों में भी उस कलाकार की कला भा जाती है। वह जेब कतरे के इस हुनर की सराहना करते हैं। लेखक जेब कतरे के उस हुनर की सराहना करते हैं। शायद लेखक कहते हैं कि हाथ की उन उंगलियों का वो कमाल है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता। और सचमुच लेखक कहते हैं कि जेब काटना एक कला है। प्राचीन काल में जेब काटना या चोरी करना कला मानी जाती थी। इसमें बड़ी ही सूक्ष्मता का ध्यान रखना पड़ता था, यानी सूक्ष्मता से काम निपटाना पड़ता है और इसलिए ये कला ही है। एक विदेशी उपन्यास में लेखक जेब कतरों की पाठशाला का वर्णन पढ़ लेता है। इसमें जेब काटने की कला में माहिर एक अवकाश प्राप्त का मतलब रिटायर्ड, जेब काटने की कला में माहिर एक अवकाश प्राप्त दादा बच्चों की पाठशाला लेता था और इस पाठशाला में वो बच्चों को जेब काटने की कला सिखाता था और जेब काटने की कला सिखाने के बाद उनकी परीक्षा भी लेता था और परीक्षा में एक व्यक्ति को कोट पहनाकर उसके कोट के जेब में बटुआ रखा जाता था। उस कोट के आसपास कई घुंघरू बांधे जाते थे और बिना घुंघरू बजे जेब काटनी पड़ती थी और जो भी छात्र बिना घुंघरू बजे जेब काटता था वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता था और ऐसे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र पेरिस की सड़कों में जेब काटने का अपना व्यवसाय शुरू करते थे। दूसरा एक उदाहरण लेखक यहाँ देते हैं कि कलकत्ता महानगर में ऐसा भी एक कलाकार था, यानी जेब कतरा था, जो सिर्फ काला धन कमाने वालों की जेब काटने का काम करता था। अतः काला धन कमाने वालों की जेब काटने के कारण उसकी शिकायत पुलिस में नहीं होती थी और इस कारण उसका कोई कुछ बिगाड़ता नहीं था। उसने कभी भी आम आदमी की जेब नहीं काटी। बंगले में रहता है, उसके पास टेलीफोन है, सब सुविधाओं से लैस है, सब प्रकार के ठाठ उसके पास मौजूद है और बरसों से वो इस प्रकार के कार्य में व्यस्त है। लेखक कहते हैं कि जेब काटने के पीछे हमारी लापरवाही काम करती है। जेब काटने के पीछे हमारी
लापरवाही काम करती है। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि कितना भी हम सतर्क रहे, जेब कतरे अपना काम कर ही देते हैं। लेखक के आंखों के सामने ऐसे कई जेब कतरे आ जाते हैं जो कौशल और कला के धनी मानते हैं। यानी लेखक इनको कौशल और कला के धनी मानता है। चोरी छुपके आकर अपना कार्य निपटाकर उसे सफलता का अंजाम देने वाले ये कलाकार निश्चित रूप से फुटपाथ के कलाकार है, ऐसा लेखक यहाँ मानता है। हमेशा अपने शिकार को लक्ष्य करने वाले ये लोग विशिष्ट वर्ग के मालिक होते हैं। हमेशा अपने शिकार को लक्ष्य करने वाले ये लोग विशिष्ट वर्ग के मालिक होते हैं। महाठगिनी माया को इन्होंने अपने वश में कर लिया है। यानी इस महाठगिनी माया को हम उसे कहीं भी रखें उसको वो उठाकर ले जाते हैं। यानी किसी को उसको खबर नहीं मिलती। तो इस महाठगिनी माया को उन्होंने अपने वश में कर लिया है, ऐसा लेखक मानते हैं। और लेखक अपनी जेब काटने की पराजय को यहाँ स्वीकार करते हैं और एक बार क्यों न हो इस जेब कतरे को, यानी इस महान कलाकार से वो मिलना चाहते हैं। उसे गले मिलाकर उसे प्रणाम करना लेखक चाहते हैं और लेखक की इस प्रकार की इच्छा दिखाई देती है। इस तरह हम देखते हैं कि व्यंग्य शैली में लिखा गया साहित्य जो है वह एक ओर हमारा मनोरंजन करता है। व्यंग्य शैली में लिखा हुआ साहित्य एक ओर हमारा क्या करता है, मनोरंजन करता है, तो दूसरों ओर पाठकों को सहज स्वाभाविक शैली में अंतर्मुख बनाने का काम भी करता है। अंतर्मुख कराने के साथ साथ सोचने के लिए भी हमें मजबूर कर देता है। दैनंदिन जीवन की कई विसंगतियों को अधोरेखित करने का काम ये व्यंग्य साहित्य करता रहता है और इस दृष्टि से प्रस्तुत व्यंग्य लेख काफ़ी अर्थपूर्ण दिखाई देता है। धन्यवाद।